34 साल की सरकारी सर्विस में 57 ट्रांसफर। ललन टॉप बैठकी में आज के मेहमान हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर अशोक खेमका जी। किस मूवर एंड पैकर्स कंपनी की सर्विस सबसे अच्छी है? मुझे पता नहीं। हाउ डज इट फील जब आपके परिचय के साथ कोई ये कहता है कि अरे ये वो IAS ऑफिसर हैं जिनके अपने करियर में 57 तबादले हुए? डू यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? ये चीज़ में थोड़ा सा अपमान सा बोध होता है। किसी के संग अच्छा नहीं हुआ हो और उसी को लेकर के उसका नामकरण दिया जाए कि भाई यू आर अ ट्रांसफर मैन। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और DLF के बीच 3.5 एकड़ की ज़मीन की म्यूटेशन आपने रद्द कर दी। उस वक्त किसी का फ़ोन आया था जो धमकी भरा था कि आप चुप रहें तो बेहतर है, आपको पारितोषिक दिया जाएगा और अगर आप मुखर हुए तो फिर दंड मिलेगा। इतनी सुंदर भाषा में तो नहीं कहा होगा। एक बात बताइए सर, आपको तो बीजेपी का ब्लू आइड बॉय होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक इलेक्टोरल इशू बनाया आपके उठाए हुए मुद्दे को लेकर के। मुख्यमंत्री जी थोड़े से शंकित रहे मेरे से हमेशा। मेरी एलिजिबिलिटी रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने की भी थी, सेबी के चीफ बनने की भी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की भी थी। मैं कुछ भी हो सकता था। अगर पार्टी के लिए काम किया होता तो मैं किसी भी ऊंचे पद पर बैठाया जा सकता था। जो इन पदों पर लग रहे हैं वो मेरे से ऊंचा रैंक तो नहीं पाए ना। संभवतः एक बार तो एक बड़े पद के लिए बात चली थी कि अशोक खेमका, जो मशहूर रॉबर्ट वाड्रा केस को उजागर करने वाले व्यक्ति हैं, उनको PMO में संभवतः नौकरी मिलने वाली है। किसका फोन आया था आपके पास सबसे पहले? इस प्रश्न को रहस्य ही रहने दे तो ज्यादा बेहतर है। उस समय जो PMO के ऑफिसर्स की चेरी पिकिंग कर रहे थे वो तो अजीत डोभाल साहब ही थे। मेरे ख्याल से अगर हम किसी और विषय पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वाड्रा केस के बाद कुछ बीजेपी नेताओं ने आपसे मुलाकात की थी? उसको ही गर्भ में रहने दे। खबर थी कि खेमका को 2 बार दिल्ली के गुजरात भवन में चाय और ढोकले के लिए बुलाया गया और उस समय के बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर बात हुई। जब आप कार्रवाई करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो आप मरना भी नहीं चाहते। जिंदा रहने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। संरक्षण, इसमें जो आपको इंटरप्रेट करना है आप कर लीजिए। Each step was an act of self defense। नहीं तो आप मार दिए जाते। नहीं तो हर किसी को ढोकले पसंद नहीं होते हैं। हाँ। 34 साल के करियर में आपको सबसे बड़ी रिश्वत कितनी ऑफर हुई एक बार में? Brought to you by Namaste India, Sonata and Sharda University। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। 34 साल की सरकारी सर्विस में 57 ट्रांसफर, 57 तबादले हुए। एवरेज निकालें तो हर 7 महीने में ट्रांसफर हुआ। 2 लोगों ने इनकी जिंदगी पर किताब लिखी तो उसका शीर्षक चुना, उसका टाइटल चुना, जस्ट ट्रांसफर्ड, हाल ही में स्थानांतरित। उन्होंने ही DLF और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के बीच हुई डील की अनियमितताओं को उजागर किया, साहस दिखाया उस म्यूटेशन को रद्द करने का, जिसने उस वक्त भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार को भी विवादों के केंद्र में ला करके खड़ा किया। ऐसे समय में जब एक स्तर के करप्शन को लगभग स्वीकार्य मान लिया गया हो, कोई अधिकारी कैसे 3.5 दशकों तक अपनी ईमानदार छवि को बचाए रखने में कामयाब रहता है? तनख्वाह में गुजारा कैसे होता है? यह हिम्मत वो कैसे लाता है कि सीनियर अधिकारी को कह सके कि नहीं, मैं राजनीतिक रैलियों के लिए ट्रकों का इंतजाम नहीं करूंगा? ललन टॉप बैठकी में आज के मेहमान हैं 1991 बैच के हरियाणा कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर अशोक खेमका जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कुलदीप। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University। कैसी जा रही है रिटायर्ड लाइफ? मतलब बहुत उतार चढ़ाव रहा, इधर से उधर जाना, बस्ता पैक ही रहता होगा। अब सेवानिवृत्त हो गए हैं तो संतोष है, प्रसन्न हैं?
बिल्कुल पिछले 40 दिनों में काफ़ी विश्राम लिया है मैंने, और थोड़ा सा मनन करने का मौका मिला है। कुछ अध्ययन किए हैं, कुछ लोगों से मिलना जुलना बढ़ाया है। अब ऐसा लगता है कि जो रिश्ते छूट गए सर्विस के दौरान, उनसे जुड़ाव फिर से पैदा करें, उनसे फिर से जो है, जो रिश्ते पुराने रिश्ते हैं, पुराने दोस्त यार हैं, उनसे जुड़ाव दोबारा से पैदा किया जाए। ज़िंदगी काफ़ी अलग होती है रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट तक और ऐसा अधिकारी या ऐसा व्यक्तित्व मेरे जैसा जो कि तन मन धन से अपने काम के प्रति समर्पित हो, तो अचानक एक जिसको हम कहते हैं जिलोटीन लग जाता है रिटायरमेंट के दिन पे। पता था कि रिटायरमेंट होगी, लेकिन फिर भी अंतिम 5 महीनों में सरकार ने भारी जिम्मेदारी दी थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। तो 5 महीने पता होते हुए भी मैंने उन 5 महीनों में भरपूर कार्य किया। 30 तारीख के बाद एक जिलोटीन हो गया। जिलोटीन के बाद जो है अचानक ज़िंदगी में ठहराव आ गया 1 तारीख से। पिछली ज़िंदगी जैसे कोई हमने भूल गए हो पिछली ज़िंदगी। मिस नहीं करते उस सर्विस को? थ्रिल तो था ही ना उसमें एक? नहीं? मैं एक पता नहीं क्या हुआ, 1 मई से एक पिछली ज़िंदगी से लगाव कट सा गया, अचानक कट गया। अब पिछली ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं रहा मेरा पिछले सर्विस के लाइफ से, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब कोई लगाव नहीं है। हाउ डज इट फील जब आपके परिचय के साथ कोई ये कहता है कि अरे ये वो IAS ऑफिसर हैं जिनके अपने करियर में 57 तबादले हुए? डू यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? नहीं, आई डू नॉट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे संग ट्रांसफ़र मैन की संज्ञा ना जोड़ी जाए, क्योंकि ये चीज़ में थोड़ा सा अपमान सा बोध होता है। एक विक्टिमाइजेशन की फीलिंग आती है कि किसी के संग अच्छा नहीं हुआ हो और उसी को लेकर के उसका नामकरण दिया जाए कि भाई यू आर अ ट्रांसफ़र मैन। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि लोग जो मैंने काम किया या काम करने का प्रयास किया, उसके बारे में अगर चर्चा हो कि भाई ये प्रयास ठीक था, सही था, गलत था, या उसका विश्लेषण हो, ये कहते कि आप इसको ऐसे बेहतर कर सकते थे या दूसरे तरीके से कर सकते थे, तो फिर भी जो है मतलब कि थोड़ा सा सार निकल करके आता है। लेकिन सिर्फ ट्रांसफ़र मैन कह देना, ये थोड़ा सा जो है एक संज्ञा में बॉक्स कर देना एक व्यक्तित्व को, ये थोड़ा सा पीड़ा देता है आज भी, और मैं उससे निकलना चाहता हूँ। पर इसमें मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपकी बात से। पब्लिक परसेप्शन क्या है इसको लेकर के लार्जर लेवल पर? थोड़ी अलग अलग राय हो सकती है। वो ये कि ये आदमी किसी को पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये है कि अच्छा काम करता होगा या ईमानदारी से काम करता होगा। जल्दी ट्रांसफ़र किया गया, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन, बड़ा इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई इसको एक जगह पर नहीं देखने चाहता था, क्योंकि ये अपना काम ईमानदारी से करता था, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेता था और संबंधों की परवाह नहीं करता था, जो रूल बुक है उसको फॉलो करता था। ये कुछ हद तक सही है, और ये मेरे सार्वजनिक क्षेत्र के संग जो है ये बात सही है। मैंने हमेशा इस बात को अपने जीवन में ये माना था कि मुझे एक दैवी कृपा से, ईश्वरीय कृपा से ये नौकरी मिली है, और इसका एक दायित्व है, क्योंकि जितनी मेरी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इस नौकरी ने उसके पूरी की। उस दायित्व को पूरा करना है, तो उसमें जो मुख्य बात होती है कि साइलेंट का जो राइट है, जो इग्नोरेंट पब्लिक का जो राइट है, उसको कोई जब दलन करता है तो उसमें एक भीतर से क्रोध पैदा होता है कि नहीं, इसको नहीं होने देना है। मेरे चुप रहने से जो मूक है उसके हकों का दलन होता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसके क्या राइट्स है। पब्लिक ट्रस्ट, जो गांधी जी ने कहा था कि पब्लिक ट्रस्ट के हिसाब से जो है पब्लिक सर्वेंट्स को काम करना चाहिए, एज अ पब्लिक ट्रस्ट। किसी की
गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट ड्यूटीज किसी की बपौती नहीं है, किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। तो पब्लिक ट्रस्ट के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। और जब इस पब्लिक ट्रस्ट को जब व्यक्तिगत हित में जब उसको मोड़ा जाता है और जो उसको इफेक्टिव तरीके से रोकने का प्रयास करे, क्योंकि एक तो ये होता है कि आप समझो कि काम कैसे किया जा रहा है, किसके हित के लिए किया जा रहा है। जब आप उसको समझ के जब उसको अटैक करो, उसको रोकने का प्रयास करो, अब तब आपका जब दलन होता है तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, बार बार होता रहा और फिर आपको संज्ञा दे दी कि ये ट्रांसफर्ड मैन है। तो वहाँ पर पीड़ा का अनुभव होता है कि लोग, कई बार ये चीज़ होती है कि लोगों को बेहतर तरीके से चेताना चाहिए कि आपके क्या हक है और कैसे मारे जाते हैं। तो वो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, दोनों में ये बात होती है। तो जो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वो बात सिद्ध होती है। तो जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सर्विस में आने के बाद क्या होता है उस माहौल का कि वो असर दे देता है कि हम उसमें ढल के पार्ट ऑफ द ग्रुप बनना चाहते हैं। और पार्ट ऑफ द ग्रुप आप नहीं बनोगे तो फिर उसके लिए बड़ा आपको अलग किया जाता है। वो चीज थोड़ी सी कष्ट देती है। तो सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारे लोगों से कहा और वो आखिर में हिस्सा रखा है मैंने कि आप आ रहे हैं, हमने लोगों को अपने यहाँ बताया था। सोशल मीडिया पर हमारे व्यूअर्स ने बहुत सवाल पूछे हैं, पर उसमें से एक सवाल, सिंस यू मेंशन्ड इट, मैं अभी लेना चाहता हूँ और मैं वो नाम देख करके बताता हूँ कि किन्होंने वो पूछा है सवाल। राकेश ने पूछा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जो जिसकी बात मैं इंट्रोडक्शन में कर रहा था कि एक स्तर का स्वीकार्य करप्शन तो है, जैसे कि एक सिस्टम बना हुआ है, फर्ज करें किसी भी विभाग में, मैं सभी के विभाग के बारे में नहीं कह रहा हूं, पर कुछ विभागों में किन्हीं जगहों पर एक सिस्टम बना हुआ है जहां एक नियत कट जो है वो जाता है और बचता है। इसको एक्सेप्ट करना कई लोग करप्शन भी नहीं मानते हैं। मतलब मैं विद इन ऑफिसर्स की बात कह रहा हूं कि ये तो सिस्टम है, इससे ऊपर अगर आप जाते हैं देन यू आर एक्टिंग एज अ करप्ट पर्सन। सो मैं आपसे बातचीत में ये भी समझना चाहता हूं कि विद इन ब्यूरोक्रेसी करप्शन की डेफिनेशन को लेकर के अलग अलग धारणाएं हैं कि यार ये तुमने गलत कर दिया, ये तो ठीक है, इतना तो चलता है। देखिए, मैंने अपने विभिन्न पोस्टिंग्स में ये जो कट की बात है सुनी है। जैसे आपने सुनी है, आम आदमी को धारणा है कि कट सिस्टम चलता है, लेकिन कभी महसूस नहीं किया। और जब हम काम करते हैं तो कभी ये भी नहीं थी कि इसको रोका जाए। एक जो है ना ये जो अवधारणा है, एक जनरल सोच है, परसेप्शन है। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लास्ट के 5 महीनों में था, एक अवधारणा है कि यहाँ पर करप्शन है। तो इस भावना से काम नहीं किया कि इसको रोकना है। कोई केस आया मेरे पास, उस पर कार्रवाई हुई और डिटरेंट कार्रवाई हुई विथ एविडेंस। एलिगेशन, आक्षेप लगाना बड़ा आसान है और ये बड़ा जुर्म है कि किसी पर आप आक्षेप लगा दें और वो झूठा आक्षेप हो। इस चीज को अगर आप भोगोगे तब आपको इसकी पीड़ा का महसूस होगा, और वो ये महापाप है कि आप किसी पर झूठा आक्षेप लगाएं और जिसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और बिल्कुल निरा झूठा है। तो चूंकि कोई ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा है कि वो करप्ट ही होगा, ऐसा पूर्वानुमान करना भी एक महापाप है। लेकिन हाँ, किसी का एविडेंस आए कि वो गलत काम कर रहा है, उस पर इफेक्टिव कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई हो, ये बहुत जरूरी है। करप्शन तभी रुकता है जब आप डिटरेंट कार्रवाई करते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। और जनरल अज्यूम करके आप उस सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं कि ऐसा पैचवर्क कर दो, वैसा कर दो, ये सिस्टम ले आएंगे तो ये करप्शन ये रुक जाएगा, लेकिन उसमें नए तरीके के करप्शन उत्पन्न होते हैं। मैं आपके करियर के, डिस्टिंग्विश करियर के जो चर्चित केसेस हैं उन पे भी बात करूंगा। तो पहला सवाल ये भी कि आपके दोनों बेटे
गणेश और श्रीनाथ। यस, बिल्कुल सही कहा। कभी ऐसा आपसे कहा नहीं उन्होंने कि और आईएएस ऑफिसर्स को देखिए या उनके रहन सहन को देखिए या जहां भी मतलब संभव था कोई एक कंपैरिजन, कोई एक तुलना कि आप क्यों नहीं वैसी लेविश लाइफ के बारे में सोच सकते हैं? परिवार से कभी बच्चों ने मासूमियत में पूछा और फिर आपने समझाया हो? बिल्कुल नहीं। जब वो बचपन थे, जब उनका बचपन था, तो ये इनकी माँ की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने बच्चों को स्वावलंबी बनाया। तो मैं थोड़ा सा घबराता था बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, लेकिन उनकी माँ ने दोनों बच्चों को साइकिल खरीदी थी जब वे बहुत छोटे थे। और एक दिन जब मैं इलेक्शन ड्यूटी पर था ऑब्जर्वर के रूप में, तो उन्होंने बच्चों को ले जा करके साइकिल पर, वो खुद भी गई और बच्चों को भी साइकिल में अपने पीछे पीछे किया कि चलो साइकिल पर स्कूल चलते हैं। और बहुत छोटे थे, एक दूसरी में था, एक चौथी में था। मतलब एक 7-8 साल का था, एक 10 साल का था। साइकिल में गए, गोल चक्कर जो आता है उसमें कहा कि साइकिल से उतर के पैदल चलो, डोंट नेविगेट द राउंड अबाउट यूजिंग साइकिलिंग। वैसे ही किया, पहुंच गए। करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर स्कूल था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत नज़दीक था। मुझे बुरा लगा इस चीज़ का। अगर मैं उस वक्त को ये कहूँ कि मैं बोला कि एक प्राइड होता है बाप के मन में या एक हस्बैंड के तौर पे कि वो प्रोवाइडर है अपनी फैमिली का। मुझे लगा कि ये हक मेरी वाइफ ने मेरे से छीन लिया। वो खुद एक स्कूटी पर चलती हैं, शुरू से चली, शादी के बाद से आज भी उनके पास स्कूटी है। आज भी वो शहर में स्कूटी में ही जाती हैं। और ये मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी कोठी से कोई भी अगर देखे तो मेरी वाइफ स्कूटी पर जाती है और मेरे बच्चे जब तक स्कूल में थे साइकिल पर गए। वो निर्भरता मेरे से निकाल लेना, शुरू में मुझे इस बात की पीड़ा हुई कि प्रोवाइडर का जो हक था उन्होंने उसको छीन लिया मुझसे। लेकिन फिर मैंने देखा कि इस कदम ने कितनी स्वतंत्रता दी मुझे। आज अगर वो सरकारी गाड़ी के रिसोर्सेस पर, जबकि मेरी एंटाइटलमेंट थी महीने की 1000 किलोमीटर, अगर वो रखता तो मैं कितना अपने आप को क्रिटिकल वक्त पे निरुपाय पाता। तो फैमिली ने जो निर्भरता थी मेरे से बहुत पहले छोड़ दी थी, मुझे स्वतंत्र रखा। और बचपन में तो बच्चों ने कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि अगर आप उनको सुविधाएं, जो गैर वाजिब सुविधाएं हैं, वो नहीं दोगे तो वो उसकी कमी नहीं महसूस करते, ना कभी शिकायत की। लेकिन ये जरूर उन्होंने अब बड़े होकर के मुझे ये बताया कि पापा आपको पता है कि हमें आपके ग्रुप में का हिस्सा नहीं मानते हैं बाकी फैमिली, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेस कम थे। ग्रुप का जो भी समझिए, मतलब कि संज्ञा नहीं लेते हैं। तो पत्नी ने भी मुझे नहीं बताया ये चीज़, लेकिन बहुत बाद में मुझे इस चीज़ का पीड़ा का अनुभव हुआ कि मुझे जैसे थोड़ा सा अलग रखते हैं आईएएस के ग्रुप से, वैसे ही मेरी पत्नी और बच्चों को भी ग्रुप से, लेकिन उन्होंने उसको अपने स्ट्राइड में लिया। आज मेरे बच्चे उस वजह से, अगर मैं कभी कभी कह देता हूँ कि कभी उनको शताब्दी से पकड़नी पड़ती है, तो मैं कहता हूँ बेटा मैं तुम्हें गाड़ी भेज देता हूँ, गाड़ी से चला जाओ, उबर ना करो। वैसे ही कि थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, जैसे मुझे अब स्ट्रेस होता है। रिटायरमेंट के बाद स्टेशन कैसे आऊँगा सोचता हूँ, स्टेशन से ट्रेन चढ़ूँगा, फिर वहाँ से कैसे जाऊँगा, इधर कैसे जाऊँगा। वो बोले डैड डू उबर। तो वो आदत खराब हो चुकी है कि घर से निकले, गाड़ी मिली है, शॉफर्ड कार है, गाड़ी में बैठे, डोर तक गया, वो निर्भरता आ गई। अब निर्भरता से निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उनको वो निर्भरता नहीं थी। और दोनों बच्चे अपने पेशे में, दोनों वकील हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। और मैं इतना कहूँगा कि
ईश्वर ने उन पर कृपा रखी है, और इस वजह से कृपा रखी है कि वो स्वावलंबी थे। और ये कभी उन्होंने कहा नहीं, बहुत बाद में, अब जब इस वक्त में कि ये चीज़ जो है इसको हमने सहजता से लिया, हमें कोई उनके अपनी अब सर्कल बन गई। तो बस इतना ही है कि, और ये सबसे बड़ी शक्ति थी कि अपनी निर्भरता उठाना, और जब मैं मुसीबत में हूं तो मेरे संग खड़े रहना, मेरे को संबल देना। ये नहीं, नथिंग विल हैपन, वी आर विथ यू। तो ये सबसे बड़ा स्तंभ था मेरे लिए, जो मुझे खड़े होने में, क्योंकि परिवार जब तक संगठित नहीं है तब तक खड़ा नहीं रह सकता। परिवार अगर बिखर गया, एक दूसरे पर दोष देने लगे, उसको एक्सेप्ट करना कि ये मेरी एक शायद स्वाभाविक आदत है, या मैं शुरू में कहता था कि मैं अगर इस चीज को ठीक नहीं करूंगा या इस चीज को नहीं करूंगा तो मैं आज रात को सो नहीं पाऊंगा, मेरा मन उद्वेलित रहेगा और कई दिन तक उथल पुथल रहेगा कि ये तुमने क्यों नहीं किया, क्या कमजोरी थी, उसका हक गया, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरा हक नहीं जा रहा था, मैंने जो भी काम किए उसमें कोई ये आक्षेप नहीं लगा सकता था कि इसका हक जा रहा था, लेजिटिमेट हक, इसलिए इसने इतना शोर किया। किसी और का हक था, मैं चुप रह सकता था, लेकिन वो मेरे मन को कचोटता था। और जब ये अपनी आप अंतरात्मा को जिस दिन आप मार दोगे तो वो ट्रेनिंग से मारनी पड़ती है। वो पहले दिन आपका भी मन कचोटेगा जब कोई ऐसी बात होगी। अब किसी मूक व्यक्ति का हक मारा जाता है आपके कार्यों से, आपके क्रियाओं से, कि आप मूकदर्शी हो। जैसे आप जा रहे हो सड़क पर, आपने एक इंजर्ड आदमी देखा, आप बिजी हैं, आपने गाड़ी, आपका पहला मन गवाही देगा कि नहीं मैं इसकी मदद करूं, गाड़ी रोक करके इसको उठाकर इसको अस्पताल ले जाऊं। आपने वो नहीं किया, आपने ड्राइवर को कहा, या आप गाड़ी चला रहे हैं कि छोड़ो ये इसका होता रहेगा, मैं आगे चल दूं। लेकिन आपका मन आपको कचोटेगा बाद में कि ये आपने ठीक नहीं किया, आपको रुक करके अपना समय देकर उसको उठा करके अस्पताल ले जाना चाहिए था। और जिस दिन आप अपने मन की आवाज को मार दोगे तो वो मर जाती है, फिर आपको सही और गलत का अनुमान नहीं होता है। तो शायद हमने अपने मन की आवाज को मारा नहीं, वो जिंदा रहा और इस उम्र तक भी जिंदा रहा। 34 साल के करियर में आपको सबसे बड़ी रिश्वत कितनी ऑफर हुई एक बार में? नहीं, मुझे कोई रिश्वत ऑफर नहीं हुई। 34 साल में एक बार भी नहीं? नहीं। परोक्ष अपरोक्ष रूप से कभी भी नहीं? नहीं, परोक्ष अपरोक्ष रिश्वत ऑफर नहीं हुई, लेकिन ये अपेक्षा की जाती थी शुरू में कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं ऐसा फैसला लूंगा या ऐसा कार्य करूंगा क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा चाहा है। डायरेक्ट मैसेज भी होता था, अंडरस्टूड था कि ऐसे फाइल पुटअप होगी या ऐसे निर्णय लिए जाएंगे मालिकों के जो हक में हो। वो शुरू में जब नहीं कहा तो उसमें ये कहा कि यंग ऑफिसर है, सीख जाएगा। ये लगभग सर्विस के 15-16 साल के बाद ये संज्ञा दी गई कि नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये बड़े सोच विचार के, बड़े विवेक से ये अपने निर्णय लेता है, तो इसके संग किसी प्रकार का ये क्षम्य नहीं है। आप गुस्सैल हैं क्या? मतलब मैं इसे इसलिए समझना चाहता हूँ, हमने ईमानदार अफसरों की जो छवि बॉलीवुड और अन्य जगहों के जरिए देखी है, वो बहुत भीतर एक किस्म का गुस्सा सिस्टम के प्रति भरा रहता है, और वो गुस्सा कई बार निकल भी आता है। किसी पर चिल्ला दिए, नाउ नहीं करूंगा मैं फाइल पर साइन। पर आपसे बात करते हुए लग नहीं रहा है कि गुस्सा आपका मूल भाव होगा। गुस्सा आता है भीतर में, लेकिन वो प्रकट नहीं होता। मन उद्वेलित होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए। गुस्सा आता है लेकिन प्रकट नहीं होता किसी पर इस प्रकार से। हाँ, थोड़ा सा शायद आवाज उस समय थोड़ा ऊंचाई पर आ जाती है,
क्योंकि वो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बाहर से आक्रमण को रोकने के लिए उस समय आवाज की जो पिच है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, ये जो मैंने ऑब्जर्व किया। एंड वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि उसमें लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को बचाव भी करूं इस आक्रमण से। पहली पोस्टिंग की बात करते हैं, 1993 या 93 नारनौल। बहुत अच्छा सबक रहा नहीं पहली पोस्टिंग के हिसाब से, मतलब एक्सपीरियंस? नहीं था नहीं, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में आते हैं तो सबसे पहले सिस्टम आपको ढालने का प्रयास करता है। वो किस्सा भी बता दीजिए, हुआ क्या था? डिप्टी कमिश्नर साहब, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत बातों को हम छोड़ते हैं उन चीज़ों को, लेकिन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो पहले ऑर्गेनाइजेशन आपको ढालने का प्रयास करता है। तो मैं हमेशा जो नए ऑफिसर्स हैं या जो नए बच्चे जो करियर बनाना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मैं दो चीज़ हमेशा कहता हूँ। ईमानदारी इज़ नॉट द बिगेस्ट ट्रेट। जो सबसे बड़ा ट्रेट है वो है कि आप अपनी एक्वायर कैपेसिटी यानी काम को सीखें। अगर आप काम नहीं सीखेंगे तो आप अपनी ईमानदारी नहीं रख पाएंगे चाहते हुए भी। और दूसरा है, प्रथाओं को हमेशा क्वेश्चन करें। किसी टाइम पे सती प्रथा मान्य प्रथा थी, लोग आज भी झुंझुनू में सती माता की पूजा करने जाते हैं, लेकिन सती माता को की जो प्रथा है सती होने की, उसको किसी ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके फिर कानून बनाया, उसको जो है गैर कानूनी किया गया। तो हर प्रैक्टिस को जो आपको लगे कि अटपटा है, दैट शुड बी, उसको दबा नहीं देना चाहिए, उसको क्वेश्चन करना चाहिए। तो एक सिस्टम था, जो हमारी पहली पोस्टिंग थी, एसडीएम की पोस्टिंग थी, तो उसमें एसडीएम को दो पावर बहुत अहम होती है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। तो गाड़ियों की पैसेंजर व्हीकल्स की जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनकी रजिस्ट्रेशन करना। उस समय तो कमर्शियल व्हीकल्स की भी एसडीएम ऑफिस में होती थी, ट्रकों की भी रजिस्ट्रेशन, और दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, दोनों लाइट और हैवी। अब सरकार ने दो कर दी है कि आरटीए अलग है और एसडीएम अलग है, उस समय एक ही था। तो ये समझा जाता था कि उस लाइसेंसिंग वर्क के लिए आपको स्मॉल सेविंग्स ज़बरदस्ती करवानी है लोगों से कि स्मॉल सेविंग्स करके लाओ, क्योंकि उस समय स्मॉल सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होता था सरकार का। तो उसके संग जोड़ा जाता था, टारगेट दिए जाते थे कि आपकी इतनी कैपेसिटी है स्मॉल सेविंग्स, लोगों को प्रेरित। तो जबरदस्ती कराया जाता था कि तुम्हें तब लाइसेंस देंगे, तुम्हारा काम जब करेंगे जब आप 5,000 रुपये या 2,000 रुपये स्मॉल सेविंग्स, या फिर एक था फैमिली प्लानिंग के केसेस करवा के लाओ। अच्छा, ये भी उसके संग टैग्ड होता था। और तीसरा होता था रेड क्रॉस को डोनेशन। तो दोनों नहीं कर सकते हो तो रेड क्रॉस को डोनेशन तो इसके बदले सरकार की दूसरी स्कीम्स के टारगेट पूरे किए जा रहे हैं। हाँ जी। तो फैमिली प्लानिंग तो उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, तो उससे कोई किसी का कोई अपोजिशन नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं भी कहता था कि फैमिली प्लानिंग करो, लेकिन स्मॉल सेविंग्स में कई बार होता था गरीब के पास खाने के पैसे नहीं होते थे, वो सेविंग्स किस बात की करेगा। वो अगर लाइसेंस लेकर के ड्राइविंग की नौकरी करना चाहता है या अपना छोटा सा 2 पहिए का वाहन या फिर कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस लेके ड्राइविंग कर रहा है, तो उससे ज़बरदस्ती स्मॉल सेविंग्स करवाना एक पाप सा है। और रेड क्रॉस तो पूरा ही पाप था। जब तक स्वेच्छा से दान नहीं हो, जबरदस्ती दान कराना। और फिर कलाकारों को बुला करके कार्यक्रम भी होते थे और आपसे कहा जाता था कि इनको छोड़ करके आइए। मैं इस विषय में कोई इट इज आउट देयर इन पब्लिक, आप ना कहें, पर वो तो मैं पुस्तक में प्रकाशित अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन आपने इसके खुल करके इसका विरोध किया और आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR में आपके सुपीरियर जो थे आपके बारे में उन्होंने खराब टिप्पणी लिख दी और चार्जशीट की सिफारिश कर दी। मैं चार्जशीट भी हुआ था। ACR उस समय बहुत खराब लिखी गई। उस ACR के बल पे और उस चार्जशीट में शायद मेरी नौकरी चली जाती। फिर वो कैसे खारिज हुई? चार्जशीट रद्द कैसे हुई?
चार्जशीट में ऐसा होता है जैसे शुरू में अच्छे आदमी भी होते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी थे, वो अच्छे थे, उन्होंने खारिज की, जवाब लेकर के खारिज किया। कुछ चार्जेस तो बिल्कुल बेबुनियाद थे, तो ऐसे चार्ज चीफ सेक्रेटरी लेवल तक बात पहुंच गई थी। चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं चार्जशीट को मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद। तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने उस चार्जशीट को ख़त्म किया और जो ACR थी उसको डिविजनल कमिश्नर ने लिखा कि दोनों अफसरों के बीच में टेम्परामेंटल डिफरेंसेस था और उन्होंने उसको अपग्रेड किया और जिसे सरकार ने सही माना। एक बात बताइए, जैसे IAS IPS अधिकारी स्टेट का कर्म, जनता की सेवा करना उसका काम है, स्टेट से वो तनख्वाह लेता है, पर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कई बार वे अधिकारी, उनमें से कुछ अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के लिए या पार्टी की अपेक्षा होती है कि वे हमारे लिए काम करें। सरकार का काम करने के साथ बीच बीच में पार्टी का भी काम करते रहें। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं, किसी स्पेसिफिक सवाल नहीं। लेकिन हम अक्सर एक जुमला सुनते हैं चुनाव वगैरह कवर करते हुए कि उस जगह पर प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, प्रशासन चुनाव लड़वा रहा है। इसका मानी ये होता है कि IAS और IPS जो वहाँ के हैं वो ये इंश्योर करने में लगे हैं कि सत्ताधारी पार्टी की ओर चुनाव झुके। मैं ये बस आपसे ये समझना चाहता हूँ तो उसका मायने क्या होता है, कैसे होता है वो तरीका क्या होता होगा जब राजनीतिक लाभ जमीन पर कोई अधिकारी देने की स्थिति में आ जाए किसी पार्टी को? ये जो उदाहरण दिया ये एक अपवाद है। एटलीस्ट सेशन के बाद, TN सेशन के बाद इलेक्शन कमीशन में एक अलग रूप आया है। जब सेशन थे तो सेशन जी का डर काफ़ी था, तो कोई भी काम, गलत काम चुनावी संबंधी होते थे तो उसमें हमें याद है कि हम सिर्फ इतने ही कहते थे कि सेशन साहब देख रहे हैं, इसको अलाउ नहीं करेंगे, या फिर उससे काफ़ी जो है वो सख्त एक्शन लेंगे। तो लोग उनके नाम से ही घबरा जाते थे, सेशन के नाम से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उनके समान कोई अधिकारी नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो बिल्कुल उस पद के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सिस्टम टिका रहा। फिर अच्छे अधिकारी भी आए और उन्होंने सिस्टम को संभाल दिया। तो ये चीज़ है कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, ये परोक्ष रूप से नहीं था आफ्टर मिस्टर TN सेशन। कोई भीतर में कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कई तरीके हमने भी सुने हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रूवन। कौन से तरीके सुने हैं? जैसे एक सुना है कि बूथ मैनेजमेंट है, तो बट वो सिर्फ सुनी हुई बातें हैं, दे आर नॉट प्रूवन, और कोई उनका एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अगर होता है तो मुखर रूप से नहीं होता है, ये भीतर बंद कमरे में होता है, और मैं कभी ऐसी सब चीज़ों का हिस्सा नहीं रहा। पर आपको कभी कहा गया कि किसी पार्टी के लिए कुछ करो? नहीं, सवाल ही नहीं है। वो अपेक्षा भी नहीं थी और वो जानते थे कि होगा भी नहीं। सर, भवदीप कांग और नमिता काला ने किताब लिखी है, 2020 में छपी, आपके ही जर्नी पर, जस्ट ट्रांसफर्ड उसका नाम है। उसके चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 35 पर एक किस्सा लिखा है। 1994 में आप उस समय फतेहाबाद ज़िले के टोहना में SDM के तौर पर पोस्टेड थे और आपको एक फ़ोन आता है आपके बॉस का, और आदेश था कि सत्ताधारी पार्टी की रैली के लिए 100 ट्रक जुटाए जाएं ताकि 6000 लोगों को दिल्ली ले जाया जा सके। ये बात गलत है? नहीं। फिर आपने मना कर दिया? फ़ोन पे मैसेज था, मैंने मना कर दिया था उसको। तो उन्होंने कहा कि आप लिख कर दो, तो मैंने प्रत्युत्तर में कहा कि आप आदेश लिख कर दो, मैं लिख कर दे देता हूँ। तो उसके बाद शाम का वक्त था, उस समय ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स वो पुलिस की VT से आती थी इमरजेंट सिचुएशन में, नहीं तो डाक से आती थी। आज ट्रांसफ़र हुआ तो आपको 2-3 दिन के बाद डाक से मिलता था।
तो थाने में वीटी आ गई कि आपका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ में एज अंडर सेक्रेटरी हो गया, अवर सचिव। उसी शाम? हाँ जी। और ऐसा मेरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट में किसी आईएएस अफसर का अवर सचिव के रूप में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो मैं शायद अकेला डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस अफसर हूँ जो कि सेक्रेटेरिएट में अंडर सेक्रेटरी के रूप में करीब 2 महीने काम किया हूँ। पर ये 1994 की बात है। केंद्र में दर्शकों के लिए बता दूं कि नरसिम्हा राव सरकार थी कांग्रेस में, और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, भजनलाल बिश्नोई मुख्यमंत्री थे। आपका जब ट्रांसफ़र हुआ उस समय मैम पत्नी गर्भवती थी आपकी। श्रीनाथ बड़े हैं गणेश में? श्रीनाथ गर्भ में था जी। तो आपकी मुख्यमंत्री से आप मुलाकात भी हुई, आपने अर्जी दी कि इस समय मेरा ट्रांसफ़र ना किया जाए क्योंकि पत्नी अभी गर्भवती? मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि अचानक ट्रांसफ़र करके चंडीगढ़ में जब शिफ्ट किया गया तो उस समय मूलभूत सुविधाएं नहीं होती थी, जैसे घर उपलब्ध नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं थी। तो जो 2 कमरे का फ्लैट था वो सेक्टर 12A पंचकूला में सरकारी फ्लैट्स थे। वो लगभग आपके वर्क प्लेस सेक्रेटेरिएट से 15 से 20 किलोमीटर दूर पे थे। और इन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। आज भी अगर आप 12A सेक्टर से चंडीगढ़ जाओ तो शायद आपको 2-3 बसें, उस समय तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही नगण्य था। और परिवार आपका टोहाना रहे, आप चंडीगढ़ रहें, और वाइफ हैड 6 महीने का बच्चा पेट में था, तो थोड़ा सा वो मुश्किल वाला था। तो हमने ये कहा जो आज के दिन में कि मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, अपनी बात कही जाए और रिक्वेस्ट किया जाए कि ये ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाए। तो हम दिल्ली गए, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने सुना मुझे और उन्होंने ये कहा कि आपने मना किया। मैंने कहा बिश्नोई जी ने कहा? हाँ। मैंने कहा जी हाँ, मना किया था ट्रकों के लिए जी। तो फिर अपने हाँ स्पष्टीकरण में एक चीज़ दिया, लेकिन आपका काम तो नहीं रुका। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उठ के वो सुबह का वक्त था, उठ के चले गए। ट्रांसफ़र नहीं रुका। फिर आपके करियर के संभवतः नहीं, सबसे चर्चित केस पर बात करते हैं। उस पर बात नहीं करेंगे तो बातचीत अधूरी रहेगी। मानेसर शिकोपुर डीएलएफ वाला मामला, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच 3.5 एकड़ की ज़मीन की म्यूटेशन आपने रद्द कर दी और उसके बाद फिर से आपका तबादला हुआ। इसकी कहानी अगर आप शुरू से बताएं कि ये मामला प्रकाश में कैसे आया आपको कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं, ऐसा था कि शिकोपुर गांव की चकबंदी हो रही थी। तो मैं चकबंदी डायरेक्टर था चकबंदी विभाग में। तो जो भी गांव चकबंदी में लेने होते थे तो उनका रिव्यू होता है। तो रिव्यू कर रहा था, तो इसमें कार्य में विलंब क्यों है। तो चकबंदी के दौरान हम एक बार टेम्पररी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करते, रोक देते हैं ताकि कि चकबंदी हो सके। क्योंकि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेशन से नहीं रोकते हैं तो फिर वो पहले क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है उनको मुश्तरका खेवट बना देते हैं, एक खेवट, उसमें सबके इंडिविजुअल राइट्स दे देते हैं कि इसके इतने अनडिवाइडेड शेयर है, फिर वो रिपार्टीशन होता है। तो ये एक पार्टीशन की एक प्रक्रिया है। तो उसमें ये देखा गया कि ये केस जो है इसका म्यूटेशन किया गया है, जबकि वो चकबंदी
के अधीनता नोटिफिकेशन हो गई। तो हमने देखा कि इसका जो इंतकाल चढ़ाया गया वो चकबंदी सहायक चकबंदी अधिकारी ने चढ़ाया है, उसको वो पावर नहीं थी चढ़ाने की। हमने कहा तुमने क्यों चढ़ाया इसको? अब चूंकि वो एक प्राइम पीस ऑफ लैंड थी तो उसका वो म्यूटेशन उसने कर दिया, क्योंकि म्यूटेशन के बाद जो है उसको क्या मिलता, क्या नंबर मिलता, क्या नहीं नंबर मिलता, वो मतलब कई और चीज थी। तो बेसिकली हमने सिर्फ इतना ही कहा कि उसको अधिकार नहीं है इंतकाल करने की, इसलिए ये इंतकाल रद्द किया जाता है जुरिस्डिक्शनल इशू पर कि उसके पास वो अधिकार नहीं है, तो इसलिए उस इंतकाल को रद्द किया गया था। उस इंतकाल को रद्द करते वक्त फिर वो पूरी कहानी निकल करके आई। तो वो कहानी जो है वो पब्लिक स्पेस में प्रदर्शित हुई, लेकिन वो जो मेरा ऑर्डर था, कानूनी ऑर्डर था, वो सरकार ने कभी उस पर अमल नहीं किया। आज तक वो अमल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे मतलब मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, 7.5 करोड़ रुपए में वो ज़मीन खरीदी गई, उसके लिए एक चेक दिया गया। वो चेक जिसको दिया गया, जब उसको रॉबर्ट वाड्रा की मालिकाना हक वाली कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज़ ने खरीदा ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से, तो वो उन्होंने कभी इनकैश नहीं कराया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं? देखिए, इसकी कहानी ऐसे शुरू होती है, जो ये सब चीज़ें उस ऑर्डर का हिस्सा नहीं था। सरकार ने फिर मुझे चार्जशीट करने के लिए एक प्रिलिमिनरी, उस समय चीफ सेक्रेटरी जो थे वो बहुत ही अपराइट और बहुत ही सही अफसर थे, तो सरकार ने ये प्रेशर डाला गया कि इसको तुरंत चार्जशीट करो कि आपका ये कार्रवाई गलत है, और जो भी जवाब दे उसकी इंक्वायरी करके खाना पूर्ति करके इसको सर्विस से निकालो। सबक हो आगे के लिए कि आप अगर ऊपर में हाथ देंगे तो आपको सबक क्या होगा। लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, आज भी मैं उनकी जितना भी उनका शुक्रगुजार करूँ कम है, उन्होंने कहा नहीं, प्रक्रिया ये कहती है कि चार्जशीट करने से पहले एक बार इनको नोटिस देना जरूरी है, इनका स्पष्टीकरण मांगना जरूरी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन है कि इनका स्पष्टीकरण ले लें। तो उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी 100-150 पेज की रिपोर्ट लगा करके उसको कहा कि ये बिल्कुल सौदा ठीक है, एक्शन चकबंदी अधिकारी का बिल्कुल ठीक है, और मेरा एक्शन जो है गलत है। ये रिपोर्ट 3 मेंबर का IS की कमेटी की रिपोर्ट में था ये चीज। मुझे कमेटी की रिपोर्ट दी गई और बोले आप अब अपना स्पष्टीकरण दें। उस स्पष्टीकरण में फिर मैंने इसकी पूरी तह तक जा करके सरकार को ये रिपोर्ट दी कि ये तो जो रजिस्ट्री हुई है, ये धारा 82 रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये ऑफेंस है। जब आप रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्री कार्यालय में, तो 2 बातें होती है उसमें। एक तो आप अपनी पहचान देते हैं कि मैं अमुक आदमी हूं। अगर आप अपनी इम्पर्सोनेशन करते हैं या गलत पहचान बताते हैं तो वो एक जुर्म है, सेक्शन 82 रजिस्ट्रेशन एक्ट। IPC की धारा में भी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक सेक्शन 82 है और उसमें 7 साल की कारावास है। और बड़ा संगीन जुर्म है, 7 साल की है। दूसरा है कि जो आप ट्रांजैक्शन बताते हैं वो ट्रांजैक्शन सही है, आपने किया है वो ट्रांजैक्शन। आप झूठ नहीं कह सकते कि मैंने वो ट्रांजैक्शन किया नहीं। अगर वो चीज आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो भी एक जुर्म है। तो उसमें ये पाया कि जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट था कि मैंने चेक नंबर इतने से पेमेंट की और स्टैम्प ड्यूटी 45 लाख रुपए, जहां तक मुझे ध्यान है 45 लाख था, 45 लाख रुपए कैश में अदा किया, वो सत्य नहीं था। और वो कंपनीज एक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, उनके शोध करने से ये बातें तथ्य निकला था।
बाद में तो और भी शोध हुआ, तो उसमें तो मतलब कि उसके लिए तो जो पिछला मालिक था उसने लाइसेंस के लिए भी पैसे दे रखे थे, और वो अलग से करीब 7 करोड़ से ऊपर रुपए थे। तो आसान भाषा में इस बात को जो आप कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं था ट्रांजैक्शन, इसको अगर लेमैन्स लैंग्वेज में समझाइए तो क्या मतलब रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए ही नहीं? नहीं दिए, बाद में दिए। लेकिन उसमें स्टेटमेंट ये फिर उनको लिखना चाहिए था रजिस्ट्री डीड में कि हमारा सौदा 7.5 करोड़ में ये सौदा हुआ है जमीन का, 7.5 करोड़ रुपए लगभग इतना ही था। लाइसेंस फी के लिए कंपनी ने जिस जगह खरीद रहा हूं इन्होंने सरकार को पहले ही जमा दे रखा है। मैं इनका जो 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपए बनता है वो मैं बाद में अदा करूंगा, और वो रजिस्ट्री कर लेते। फिर वो ऑफेंस नहीं था रजिस्ट्रेशन एक्ट में। बाद में उन्होंने पैसे अदा किए, लेकिन वो बाद में अदा हुए। एक और लेमैन के नज़रिए से ही सवाल कि ज़मीन जब उन्होंने ख़रीदी उसके महीने भर बाद तत्कालीन हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे वहाँ ज़मीनों के दाम तेज़ी से बढ़ गए, और उसके बाद वो ज़मीन DLF को बेच दी गई, जो एक बड़े बिल्डर हैं, और वो उस समय 58 करोड़ रुपए में बेची गई। तो जो ख़रीद और बिक्री के बीच में अगर प्रतिशत प्रॉफिट निकाला जाए तो करीब 700% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें दो बातें हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली तो कोई अपराध ऐसा दिखता नहीं है, पहले वाले में आप जो कह रहे हैं ऑफेंस है जब ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी वो, लेकिन जब DLF को बेची गई तो जमीन की कीमत 8 गुना लगभग बढ़ गई। इसमें अपराध कैसे है, मैं ये थोड़ा कुलदीप जी, इसमें सरकार ने एक कमीशन बनाया था। वो कमीशन की रिपोर्ट कभी प्रदर्शित नहीं हुई। बीजेपी की सरकार में भी नहीं हुई। हाँ, वो प्रदर्शित नहीं हुई। और उसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट पर FIR दर्ज हुई 2018 में। उस FIR की इन्वेस्टिगेशन का काम है कि इसमें करप्शन था या नहीं था, ये खोजना। जी हाँ। अब देखिए, मैं आपको बड़ी छोटी सी उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 50 लाख का एक फ्लैट है, आप उसको मुझसे सौदा करते हैं 2 करोड़ में, और 2 करोड़ में खरीदते हैं उसे। क्या ये प्योरली प्राइवेट ट्रांजैक्शन है? दूसरा, आपके पास कोई संपत्ति है 5 करोड़ की, मैं आपसे 1 करोड़ में खरीदते हैं, क्या ये प्योरली प्राइवेट ट्रांजैक्शन है? तो जो सरकार के कहने पर जब उन्होंने मेरे से स्पष्टीकरण मांगा, तो मैंने मई 2013 में एक रिपोर्ट दी सरकार को बना के, अपनी तरफ से मैंने अन्वेषण करके, क्योंकि बचाव करना था अपना। ये ट्रांजैक्शन प्योरली बिटवीन 2 प्राइवेट पार्टीज विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो इन्वॉल्विंग अ पब्लिक ऑफिस था या नहीं था। वो मई 13 में सरकार को दी। उस पर आगे इन्वेस्टिगेट करना सरकार का काम है। मेरा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि जो चीज आप बोल रहे हैं, क्या ये प्योरली प्राइवेट ट्रांजैक्शन है? क्या आज वही कॉरपोरेट फर्म इनके संग ऐसा सौदा करेगा? बगैर क्विड प्रो क्यो यानी अदले के बदला के कोई इस प्रकार के सौदे क्यों करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है? कई बार जैसे आपने शुरू में इंटरव्यू में कहा था कि कट 10%, 20%, 30% कट का आक्षेप लगाया ना, ये डायरेक्ट करप्शन है। लेकिन आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में डायरेक्ट करप्शन नहीं होता। दूसरे तरीके खोज लिए गए, काफी कन्वोल्यूटेड तरीके हैं। और आक्षेप करना मतलब है कि मुसीबत को अपने सर पे बुलाना है, क्योंकि इनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि आम आदमी के संग क्या ऐसे सौदे होते हैं? तो हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं,
इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो हमें एक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट देना होता है कि हमने अपनी ये प्रॉपर्टी बेची इस कीमत पे या खरीदी इस कीमत पे, और ये देना पड़ता है कि ये मार्केट रेट है। और इनके संग हमारा कोई, इस पार्टी के संग हमारा कोई ऑफिशियल लेन देन नहीं है। अगर ऑफिशियल लेन देन है तो उसको हम उजागर करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं। हो सकता है आपके संग हमारा कोई ऑफिशियल लेन देन हो, आप मेरी कोई संपत्ति खरीदना चाहते हो या अपनी संपत्ति मुझे बेचना चाहते हो, लेकिन मुझे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आपके संग मेरा ऑफिशियल रूप में ये व्यवहार है। उस पर भी मैंने ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन किया, लेकिन ये आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे ये मार्केट रेट है। तो यहाँ दो लेग है, एक तो जमीन खरीदना और जमीन बेचना। हो सकता है कि 58 करोड़ मार्केट रेट हो, 58 ही नहीं, उसने बाद में इस पर और भी पैसे खर्च किए लाइसेंस को रिन्यू कराने में। लाइसेंस रिन्यू होता रहा बाद तक, मेरे ख्याल से 2021-22 तक रिन्यू होता रहा, और उसमें भी कई करोड़ खर्च हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट उस कॉरपोरेट ग्रुप की 58 करोड़ ही नहीं थी, इस पे 70 करोड़ पार कर चुकी थी मेरे लास्ट काउंट पर। तो एक ये, दूसरा जिस फर्म ने इनको बेचा 7.5 करोड़ में, और 7.5 करोड़, हाँ, उन्होंने जो लाइसेंस फी दे रखी थी, तो ओंकारेश्वर को 15 करोड़ से ऊपर मिले थे इस जमीन के लिए। तो क्या वो उस समय का मार्केट रेट था? दो चीज है ना, एक 15 करोड़ में खरीदा और 58 करोड़ में बेचा, और उसके बाद उसका लाइसेंस को जीवित रखने के लिए 10-12 करोड़ और भी खर्च किए गए। लाइसेंस तो बहुत बाद में कैंसिल हुआ है। ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक टर्मोइल, तूफान का मुद्दा बन गया, बहुत इलेक्टोरल इशू बना दिया। उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद आप कह रहे हैं ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, बीजेपी सत्ता में आ गई केंद्र में भी और हरियाणा में भी, तब भी इस सिख मामले में कोई भी कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। अभी भी पूछताछ, अभी हाल की रिसेंट अपडेट है कि उनसे एक लंबी पूछताछ हुई। सिंस आपके जरिए ये सबसे पहला बीज इस घोटाले का निकल के आया था, आपके जरिए आपने उजागर किया, अब आपको कोई इस बारे में किसी किस्म का असंतोष या कसक है कि ये अपने अंजाम तक अभी तक पहुंचा नहीं? ये जांच पूरी नहीं हुई, कई बरस हो गए। नहीं, मेरा व्यक्तिगत केस तो है नहीं कि मुझे कोई असंतोष हो। वो दायित्व किसी और का है, वो दायित्व निभाए, मनी की बात है, निभाए, वो उसकी मर्जी है, नहीं मर्जी है। मेरा तो दायित्व उस समय, मुझसे तो देखिए, जो चकबंदी के दौरान ऑफिशियल रूप में ये चीज आई और मैंने कहा कि इसका म्यूटेशन करना चकबंदी के दौरान गलत है और आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए इसको कैंसिल करते हैं। सही रूप में जो रेवेन्यू अधिकारी है वो परमिशन लेकर के म्यूटेशन कर सकता था या चकबंदी के बाद कर लेता म्यूटेशन। और दूसरा है, जब सरकार ने एक कमेटी की 3 IAS अफसरों की कमेटी बनाकर मुझे आक्षेपित किया कि आपने ये गलत काम किया, ये प्योर प्राइवेट ट्रांजैक्शन है 2 पार्टीज के बीच में और बिल्कुल आपने गलत काम किया, और चार्जशीट की वो एक पहली सीढ़ी थी चार्जशीट करने की। बाद में चार्जशीट भी किया उन्होंने मुझे, उस जो मेरे कमेंट्स थे उसको कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है या सही है, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। लेकिन वो कमेंट्स को मैंने शोध करके, पूरी मेहनत करके उन कमेंट्स को तब अपने डिफेंस के लिए रखा कि भाई आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप कर कुछ और रहे हैं और आरोपित मुझे कर रहे हैं, ये तो उल्टा न्याय है। मतलब कोतवाल किसी चोर को चोरी करते पकड़े और वो चोर जो है उल्टा कोतवाल को आरोपित करे कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों, और उसको प्रताड़ित करे, उसको दंड दे। तो यहां पर उल्टी बात चली और वो उल्टी बात मुझे कई साल तक सालती रही, क्योंकि
अल्टीमेटली वो चार्जशीट ड्रॉप हुई 2016 में। ये जो दोनों पक्षों की ओर से, इसमें अभी मैं सरकार के पक्ष की ओर आऊँगा, बट स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ दोनों पक्षों की ओर से कभी उसमें आपसे संपर्क की कोशिश की गई जब ये मामला हुआ? नहीं, पक्षों की ओर से नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं इस पर शोध कर रहा था तो एक विभाग के अधिकारी को इसकी भनक लग गई कि एक इसकी तह तक जाना चाहता है। उस वक्त किसी का फोन आया था जो धमकी भरा था, लालच और धमकी, साम दाम दंड भेद का उसने प्रयोग किया कि आप चुप रहें तो बेहतर है, आपको पारितोषिक दिया जाएगा और अगर आप मुखर हुए तो फिर दंड मिलेगा। इतनी सुंदर भाषा में तो नहीं कहा होगा। इसका तात्पर्य यही निकलता है, लेकिन उस समय उनको भी अंदेशा नहीं था कि मैंने क्या देख लिया था। और यही सबसे बड़ी कमी रही कि कुछ चीजें देखने की जो शक्ति होती है ना, जो क्षमता होती है, वो क्षमता थी, हर किसी के बस की बात नहीं थी कि उसको देख लेता। वो फोन किसी प्राइवेट व्यक्ति का था या पब्लिक ऑफिस में बैठने वाले किसी व्यक्ति का? पब्लिक ऑफिसर, किसी सीनियर का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। आपने ट्वीट किए हैं अभी रिटायरमेंट के बाद, अशोक खेमका थोड़ा नाम लेने से बच रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि अब इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, क्यों बिला वजह विवाद पालना, पर आप जाने जाते रहे ड्यूरिंग योर सर्विस अपनी बात खुल करके सोशल मीडिया पर कहने के लिए, जो अनयूजुअल ही था उस समय भी, अभी भी है। कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी काम करते हुए उसके बारे में ट्वीट, अपने मन की बातें ट्वीट नहीं करता है। आपने 27 सितंबर 2013 को ट्वीट किया, मीडिया रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा इज चार्जशीटिंग मी फॉर एक्शन अगेंस्ट वाड्रा डीएलएफ डील, डू नॉट नो व्हाट वाज माय ड्यूटी अदरवाइज। मामले को दबाने का दबाव तो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की ओर से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अपने उद्गार दे रहा हूँ। ये सर्वविदित था, बड़ा भय था परिवार में भी कि इसकी नौकरी जाएगी। और मेरी माँ रहती थी उस समय मेरे पास, और उन्होंने इसका दर्द झेला है, तो वो भयभीत थी। वो वृद्ध महिला थी, घर की घंटी बजती थी, उनको लगता था कि कुछ अपशकुन होगा। तो उस भय में वो एक बार अपने बिस्तर से गिर पड़ी और उनकी हड्डी टूटी। और आपको पता है कि वृद्ध आदमी की एक बार जब हड्डी टूटती है तो फिर वो निरंतर डाउनहिल जाता है। तो उसका मेरी पत्नी और बच्चे यंग थे, वो झेल गए, लेकिन माँ ने इसका सफ़र किया। तो ये सब जानते बूझते मैंने ये पब्लिक में ये कहा कि मेरा दोष जो है वो पब्लिक में, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरी ट्रायल पब्लिक ट्रायल होती, आमने सामने बैठ के कोई भी है आक्षेप लगाए और जवाब दिया जाए। अभी तो मैं अकेला बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सचेत हूँ कि मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत कुछ भी ना बोलूँ, क्योंकि ही इज़ अनरिप्रेजेंटेड, मेरी अकेले की वॉइस है। लेकिन कोई सामने बैठ करके वार्तालाप करे और पब्लिकली वार्तालाप करे कि आप में ये दिक्कत थी और आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं पूरा खुल करके उसका पर्दाफाश भी करूं कि आप क्या कर रहे थे और मेरा क्या धर्म था। तो मैंने शुरू में कहा ना कि मूक दर्शक का या मूक जनता का जो दलन होता है, उसमें थोड़ा सा मन के भीतर थोड़ा सा उद्वेलन होता है, रात को नींद नहीं आती है कि क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया उसको। तो यहाँ पर यही बात थी। तो ये एक प्रकार से सिस्टम को ये बता रहा था कि आप ये बताइए कि मेरा दोष क्या है। मैंने तो एक साधारण सी प्रक्रिया की थी,
आपने मेरे को चार्जशीट की प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि किसी का कोई ये नहीं था कि मैंने सौदा को काट दिया था। वो शक्ति मेरे पास नहीं थी, वो सिर्फ सिविल कोर्ट के पास शक्ति थी। और जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन को किसी ने रिवर्स नहीं किया था, हमने तो सिर्फ ये बताया था कि आपने किया। उस पर आपको इतना गुस्सा कि आप प्रताड़ना पर उतर आए और किसी का जो जीने का अधिकार है वही छीनने का प्रयास करें। तो हमने सिर्फ इतना बताया कि बड़े उससे, क्योंकि बात पहुंचती नहीं थी और हम उस समय इस अवस्था में नहीं थे कि जा करके याचना करें। जैसे पहली बार मैंने याचना की थी, जो आपको बताया था कि जा करके कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल करो, उस समय वीक अनुभव हुआ। लेकिन इस समय कहा कि मैंने क्या गलत काम किया। उस समय भी कोई गलत काम नहीं था। आपको रैली करनी, अपने संसाधनों से रैली करो, पब्लिक मनी से क्यों रैली करो। लेकिन फिर भी गए कि शायद आवाज सुन ली जाए, कोई गलत कम्युनिकेशन हो गया हो। लेकिन फिर जाकर आभास हुआ कि नहीं, आप दंड के पात्र हैं। आखिरी बार आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात कब हुई थी? जब वो मुख्यमंत्री थे कि कभी भी नहीं, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनसे कभी बात नहीं हुई। आपके संबंध, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि ईमानदार अधिकारी संबंधों को ताक पर रखता है, कुछ नेताओं से, कुछ अधिकारियों की थोड़ी सी एक घनिष्ठता हो जाती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है अनलेस एक दूसरे के काम को प्रभावित ना करें। लेकिन एक किस्सा हमें मिला कि आपके बेटे ने जब क्लैट में टॉप किया हरियाणा में, पूरे प्रदेश में शायद 10वीं रैंक थी गणेश की। हाँ जी। और हरियाणा में टॉप रैंक थी। हाँ। जो लॉ का एग्जाम होता है। तो प्रदेश सरकार की ओर से टॉपर्स को उस समय 1 लाख का चेक मिलता था। 3 थे, एक मेडिसिन को टॉप करना, एक इंजीनियरिंग को टॉप करना और एक लॉ को टॉप करने में टॉपर्स को 1 लाख का पारितोषिक था। पर आपके बेटे गणेश का नाम, आपके सुपुत्र का नाम शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने शायद हटा दिया या काट दिया। कई बार होता है ना कि बीइंग मोर लॉयल देन द किंग, तो वहाँ पे शिक्षा के अधिकारी ने वो नाम को काट दिया। तो मैंने उसका प्रतिशोध किया। ये मेरा दंड, क्योंकि बच्चे को इच्छा थी कि उसको पारितोषिक 1 लाख रुपए मिले, उसके बड़े काम आते पैसे, उसको ईमान था, वो बाप की चलते उसका पारितोषिक काटा जाए, ये तो मेरे लिए और बुरी बात थी। तो मैंने उसके लिए फिर पत्र लिखा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है। तो जवाब आया कि पत्र लिखा मुख्यमंत्री को? हाँ जी जी। कि आप, उनका स्पष्टीकरण आया कि आपने, आपका एप्लीकेशन जो है रिसीव नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जवाब आया? वो अधिकारी निदेशालय ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन वो बिल्कुल झूठ था, क्योंकि मैं खुद जा करके उस पत्र को उस कार्यालय में जमा करवा के आया था समय के भीतर। लेकिन आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चिट्ठी लिखी और पुरानी जो भी बातें रही हों, उन्होंने आपकी बात मानी और उसका बिल्कुल मानी। और मेरी वाइफ गई थी उस पारितोषिक लेकर के। मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद जाऊं, क्योंकि वो एक अपने आप में एक मीडिया स्टोरी बनती, तो वाइफ गई थी। नहीं, तो बेटे का अर्न किया हुआ है मतलब। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया मेरी पत्नी को। स्टेज पर कहा कि अशोक साहब ने, हाँ जी, अशोक नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि वो किसी काम में व्यस्त थे, मैं आई हूँ, तो चेक दिया। और हम बड़ा रिगार्ड करते इस चीज़ का कि जो शालीनता थी भाव में, वो कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। हाउ डज इट वर्क? पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी में तनातनी भी होती है, चार्जशीट लगवा दी अधिकारी पर, लेकिन निजी तौर पर मिलेंगे तो पूरी आत्मीयता से, सम्मान से। ये अब वही बताएं। लेकिन ऐसा था कि व्यक्तिगत तौर पे कोई दुर्भाव नहीं है, किसी भी तरीके का, किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, किसी भी मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं है।
कांग्रेस सरकार में काम किया, बीजेपी सरकार में काम किया, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। एक जेनेरिक में कुछ स्पेसिफिक्स में ना भी जाएं, पर दोनों सरकारों के साथ काम करने के तजुर्बों में कुछ मेजर डिफरेंसेस महसूस हुए आपको? कोई ऐसे मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो इतना ज़रूर कहूँगा कि 2004 तक, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके प्रशासन पर बहुत अच्छी पकड़ होती थी। तो वो पकड़, ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहे हैं? चौटाला साहब की भी, बंसीलाल जी की भी और भजन लाल जी की भी, इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती थी प्रशासन पर। फिर पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही, तो थोड़ा सा जो है वो लोअर लेवल करप्शन जो है वो थोड़ा सा मेरे अपने विचार से थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है। और वो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं आया 2014 में खट्टर सरकार आने के बाद? मुख्यमंत्री के प्रयास रहे हैं, लेकिन उसमें एक मतलब कि पकड़ होनी चाहिए और करप्शन को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आप इंक्वायरी बना दो, कमेटी बना दो, वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, उससे नहीं बात बनती है। तो ब्यूरोक्रेसी को जब किसी को बचाना हो तो कमेटी बना दो, इंक्वायरी कर दो। मैंने तो अपने तजुर्बे में देखा है, अगर आपने कार्रवाई करनी है तो यू कैन बी इफेक्टिव, यू कैन फिनिश द जॉब इन 3 months। और अगर आपको इससे ज़्यादा विलंब लगता है तो फिर वो ख़त्म हो गया, केस डाइल्यूट हो गया। एक बात बताइए सर, आपको तो मतलब नॉट दैट कि आप वो सीख कर रहे थे, लेकिन आपको तो बीजेपी का ब्लू आइड बॉय होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक इलेक्टोरल इशू बनाया आपके उठाए हुए मुद्दे को लेकर के, और उसके बाद जो आपकी की हुई कार्रवाई थी। अनिल विज का बयान है, उन्होंने वो 9.8 को 9.9 कर दिया रेटिंग में। लेकिन जब उसी समय काल के दौरान हम रिप्रीमांड देखते हैं या ट्रांसफर देखते हैं, तो 2004 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, आपको 21 से ज्यादा बार ट्रांसफर किया गया। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भी ये सिलसिला जारी रहा, और शुरुआती जो 5 साल थे उसमें भी 7 तबादले हुए। कुछ राहत मिली या नहीं मिली, मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद? इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी थोड़े से शंकित रहे मेरे से हमेशा। तो शायद मेरे इतिहास को देखते हुए कि ये किसी का सगा नहीं है, शायद। वैसे मन की बात तो वही बताएं, उनको अपने शो में लाइए और ये प्रश्न पूछिए। उनका हमने किया है एक लंबा इंटरव्यू, पर ये वाला सवाल उसमें शायद रहे। हाँ, उनसे पूछिए तो वो शायद जवाब दे। अब मैं उनके मन की बात बताऊं तो अच्छी बात नहीं है, वो सही मैं आपके मन की ही बात पूछ रहा हूँ। आपको राहत नहीं महसूस हुई सरकार बदलने से? पहले 2012 के पहले दायित्व मिलते थे, अब दायित्व मिलने खत्म कर दिए। इसका मतलब? जब आपको काम ही नहीं दिया जाए, या कम दिया जाए, या आपके अनुरूप नहीं दिया जाए। वाड्रा केस के बाद कुछ बीजेपी नेताओं ने आपसे मुलाकात की थी? मैं समझा नहीं इस प्रश्न। जब वो वाड्रा केस उजागर हुआ, उस समय कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, क्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के कुछ नेताओं ने आपसे मुलाकात की थी? इस प्रश्न को रहस्य रहने दे तो ज्यादा बेहतर है। आप चाह रहे हैं तो मैं रहस्य रहने देने की कोशिश कर सकता हूं, पर जो किताब में छपा है वो बताने की जिम्मेदारी मेरी है। जो आपकी बायोग्राफी लिखी है भवदीप कांग और नमिता काला ने, उसमें पेज नंबर 133 पर लिखा है कि वाड्रा डील में बीजेपी ने फर्स्ट फैमिली को, यानी कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली को शर्मिंदगी, उनको एम्बैरेसमेंट में डालने का एक पॉलिटिकल मौका देखा,
और इसके लिए कई बीजेपी नेता अशोक खेमका से मिलने पहुंचे। खबर थी कि खेमका को 2 बार दिल्ली के गुजरात भवन में चाय और ढोकले के लिए बुलाया गया। ये भी कहा जाता है कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से उनकी मुलाकात हुई और उस समय के बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर बात हुई। मेरे ख्याल से अगर हम किसी और विषय पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा उत्तर को, क्योंकि कई चीजें जो है भूत के गर्भ में ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल जो हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा है, मैं इसका एक और उत्तर देता हूं आपको। जब आप कार्रवाई करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो आप मरना भी नहीं चाहते। जिंदा रहने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। संरक्षण, इसमें जो आपको इंटरप्रेट करना है आप कर लीजिए, लेकिन जिंदा रहेंगे तो अगले दिन के लिए, बैटल के लिए आप जिंदा रहेंगे। मर जाएंगे तो फिर अटकलें लगेंगी सिर्फ। एक सवाल ये कि एक व्यूअर ने भी ये सवाल पूछा है, आपने एक आध बार राजनीतिक घटनाओं पर एनालिटिकल किस्म की टिप्पणियां की हैं ट्विटर पर, इसलिए राजनीति में आएंगे? फिलहाल तो नहीं, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका कोई अभी नहीं कहता। खिड़की खुली हुई है अगर अच्छा विकल्प मिला। फिलहाल आज के दिन नहीं। भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन आज के दिन नहीं। जिन्होंने सवाल पूछा है स्पेसिफिकली, उन्होंने तो पार्टी का नाम लेकर के पूछा है। क्या आम आदमी पार्टी में आएंगे क्या? मैंने कहा आज के दिन नहीं, भविष्य में क्या होगा ये भविष्य की बात जाने। देखिए, जब 2012 में जब ये मुद्दा उठा तो कांग्रेसियों ने कहा कि मैं भाजपा का काम कर रहा हूं जी, खुला आक्षेप लगाया। आज के दिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं भाजपा के कहने से ये काम किया था। अगर भाजपा के कहने से अगर मैंने ये काम किया होता तो आज मैं इस अवस्था में तो नहीं रहता, क्योंकि मेरी हैसियत तो बहुत थी, मैं तो कहीं भी जा सकता था। आज मैं अगर पद लेने की बात कहूं तो मेरी एलिजिबिलिटी रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने की भी थी, सेबी के चीफ बनने की भी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की भी थी। स्काई वॉज द लिमिट। लेकिन वो बात भविष्य ने बताया कि वो बात सही नहीं है। फिर लोगों ने उसको और नमक मिर्च तड़का देने के लिए ये कहा कि मैं एक्स पार्टी से संबंध रखता हूं, वहां से चुनाव लड़ूंगा। वो भी बात आज तक साबित नहीं हुई और आज के दिन मैं रिटायर कर गया हूं। आज भी मैं कह रहा हूं आज के दिन मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य किस करवट मोड़ लेता है और मेरा क्या निर्णय होगा, मैं आज किस दायित्व के तहत अपने को बांधूं। अगर जरूरत पड़ी, इच्छा हुई, मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं निर्णय लूंगा। बिल्कुल। आपने 2-3 पदों को मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर गिनाया कि मैं इन पदों के लिए भी एलिजिबल था। हाँ, मैं कुछ भी हो सकता था। अगर पार्टी के लिए काम किया होता तो मैं किसी भी ऊंचे पद पर बैठाया जा सकता था। जो इन पदों पर लग रहे हैं वो मेरे से ऊंचा रैंक तो नहीं पाए ना, या मेरे से काबिल ज्यादा आईएएस अफसर तो नहीं थे ना, या उनकी बुद्धि मेरे से ज्यादा प्रखर थी, या निष्ठा प्रखर थी, या मेहनत प्रखर थी, क्या प्रखर थी मेरे से ज्यादा। लेकिन वो बात सत्य नहीं साबित हुई। तो ये आक्षेप लगाना कि मैं
बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब बीजेपी ने आपको काम नहीं दिया, जब आपको तिरस्कार दिया, तो आपने फिर किसी और पार्टी के लिए क्यों उनका हित को खराब किया? लेकिन दैट वाज माय पब्लिक ड्यूटी। अगर मैं नहीं करता अपनी पब्लिक ड्यूटी को, तो आप उसको क्या संज्ञा देते? पलायनवादिता, प्रोक्रेस्टिनेशन? Was that a desirable characteristic of a citizen and an officer to run away? और फिर आप लेबल लगाने की प्रयास करो कि नहीं, आप एक्स पार्टी के, वाई पार्टी के, जेड पार्टी के। नो, रॉन्ग। दैट एक्शन वॉज प्योर, अनटेंटेड बाई एनीथिंग। संभवतः एक बार तो एक बड़े पद के लिए बात चली थी। 16 जुलाई 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी और भी कुछ जगहों पर कि अशोक खेमका, जो मशहूर रॉबर्ट वाड्रा केस को उजागर करने वाले व्यक्ति हैं, उनको पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में संभवतः नौकरी मिलने वाली है। किसका फोन आया था आपके पास सबसे पहले? उसको ही गर्भ में रहने दे। कुछ तो मीडिया में रिपोर्टेड है, जितना बता सकते हैं। उतना मुझे पता है कि मैं उस समय एक विजिलेंस इंक्वायरी मेरे खिलाफ थी और चार्जशीट पेंडिंग थी। क्या मामला था? वही रॉबर्ट वाड्रा वाले इंसिडेंट पे जो चार्जशीट थी, वो दोनों पेंडिंग थी। तो उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी का हरियाणा सरकार को ऑफिशियल लेटर आया कि इनका पूरा रिकॉर्ड डेपुटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें भेजो। और ये चीज़ मुझे जहाँ तक पता है, बिकॉज मैंने आरटीआई में लेने का रिकॉर्ड बहुत प्रयास किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ आरटीआई में लेने में। तो उसमें कहते ही ये बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता वाली जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है, उन्होंने मुझे क्लियरेंस दे दी कि मैं डेपुटेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आ सकता हूँ। तो उसके बाद भारत सरकार का निर्णय था, उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, हमें इनको भारत सरकार में नहीं लाना है। और वो डिसीजन कम्युनिकेट हुआ और फिर उसी डिसीजन को यूज़ करते हुए मेरा फिर एम्पैनलमेंट भी नहीं हुआ कि इन्होंने केंद्र सरकार में जो है अपनी सेवाएं नहीं दी, जबकि मैंने 4 वर्ष प्रयास किए थे 4 अलग अलग समयों में केंद्र सरकार में आने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। मुझे कोई नियुक्ति केंद्र सरकार में नहीं दी गई। कोई कारण भी नहीं बताया गया? नहीं, कारण नहीं होता किसी का। आपने भी फॉलो अप करने की कोशिश की? नहीं, फॉलो अप का मतलब है कि आप जाएं और बोलें, तो वो जैसा जो प्रक्रिया होती है कि डेपुटेशन के लिए अप्लाई करो, अप्लाई किया, जब नियुक्ति होती तो आप जाते हैं। फॉलो अप का करने का मतलब ये होता है कि यू गो एंड प्लीड। पर उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होती है। वो राज्य सरकार ने अनुमति दी थी 4 बार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? हाँ जी, बिल्कुल दी थी। उस समय जो पीएमओ के ऑफिसर्स की चेरी पिकिंग कर रहे थे, वो तो अजीत डोभाल साहब ही थे। देखिए, मुझे अब अटकल के आधार पे कोई भी जवाब फोन आया होगा ना, एक फोन आया था आपको कि मैं पीएम वांट्स यू। ऐसा है कि इसको हम भविष्य, मतलब भूत के गर्भ में ही रहने दें। मैं इसमें कोई चीज चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता। मैं समझ सकता हूं कि आपका प्रयास था और वो सफल नहीं हुआ, और वो निश्चित तौर पर सुखद अनुभव नहीं रहा होगा। बट व्हाई डू यू थिंक कि आपका चयन नहीं हुआ, जबकि पहले फोन वहीं से इनिशिएट हुआ था? बीच में बात कैसे बिगड़ी? ये भी अटकल की बात है। कई बार अनर्गल भय होता है जो कि रोक देता है। ये जो किताब है, जिसके कई कंटेंट से आप सहमत नहीं हैं अभी, पर वो आपकी बायोग्राफी है, इसमें पेज नंबर 137 से इसी प्रसंग के बारे में लिखा गया है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ उसमें एक पंक्ति है कि मोदी सरकार ने कदम क्यों पीछे खींचे इस मसले पर, अशोक खेमका को पीएमओ में लेने के मसले पर।
तो उसमें एक लाइन लिखी है कि उस समय चर्चा थी कि पार्टी के कुछ लोग उन्हें नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का सुब्रमण्यम स्वामी कह करके खेमका का विरोध कर रहे थे। तो सोच विचार के बाद मोदी सरकार ने कदम पीछे खींचा। ये भी अटकल की बात है, मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है। सर, इतना शानदार ईमानदार करियर, आपने शुरू में वो बात बताई कि मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं लेता अपने तबादलों को, पर अब रिटायरमेंट के बाद आराम आप कर रहे हैं घर पे, पर ये बात अभी जहन से चली गई है क्या कि मेरे साथ अन्याय हुआ, या वो रहेगी? नहीं, वो जहन से चली गई है। अब न्याय अन्याय की कोई फीलिंग अब रही नहीं है। वो डिटैचमेंट है, वो जो पास्ट इज पास्ट। अब भविष्य की ज़िंदगी जो है, जो लास्ट चरण है ज़िंदगी के, वो अब व्यतीत कर रहा हूँ। तो उसमें कितना सफल हो पाऊँगा समाज को योगदान देने में, उसमें थोड़ा समय लगाकर विवेक और विचार कर रहा हूँ कि कैसे योगदान दिया जाए समाज को। राजनीति का ऑप्शन ओपन है, सारे ही ऑप्शन ओपन है। है। आप राजनीतिक से इतना क्यों प्रभावित हैं? कई और ऑप्शंस भी हैं। जी, सोशल मीडिया पे जो सवाल आए हैं हमारे व्यूअर्स के, पीयूष राय ने पूछा है, ये डार्क ह्यूमर का सवाल है। आप ह्यूमर कंज्यूम करते हैं, मतलब कोई कॉमेडी शो वगैरह देखते हैं, कुछ भी? थोड़ा। इन्होंने पूछा है कि पीयूष राय ने पूछा है किस मूवर एंड पैकर्स कंपनी की सर्विस सबसे अच्छी है? मुझे पता नहीं। आपको तो खैर सरकारी इंतजाम होगा सामान। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? वो ट्रक का इंतजाम करते हैं, और कोई मूवर्स पैकर्स की नहीं। वो बोरियों में, वो वाइफ के जिम्मे होता है, बंद बुंद करके सामान को वो डाला जाता है, क्योंकि वो मूवर्स पैकर्स प्रोफेशनल होते हैं, वो ज़्यादा कीमत लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा बोरियों में बंद करके, जो पुराने पैकिंग मटेरियल है उसमें करके, जो है ट्रक इंतजाम करके, ट्रक का किराया देकर। ऐसा होता था क्या कभी कि पूरा अनपैक भी नहीं किया है जानबूझ के, कि कभी भी आ सकता है आदेश? कुछ पोस्टिंग्स में हुए ऐसे। मतलब सामान खोला गया है, लेकिन फिर 1 महीने या 1.5 महीने में उसको फिर से पैक करना पड़ा। अभी का सवाल है कि देश में आपके अंदाजे के मुताबिक कितने प्रतिशत अधिकारी घूस लेते होंगे? नहीं, ऐसा कोई आकलन नहीं है। संभव नहीं है। बहुत ही अटपटा सा सवाल है। मेरा ये मानना है वैसे कि अधिकतर लोग ईमानदारी हैं। वो 10, 15, 20% जो बेईमान की श्रेणी में आते हैं, वो सबको बदनाम ज़्यादा करते हैं। सोसाइटी ऑल्सो सीज द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स। सो हर कोई बेईमान नहीं है, ये कहना गलत है। जयदीप पलारिया पूछ रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र बहुत हुआ और इसकी वजह से आप चर्चित रहे, पर आप अपने हिसाब से अपनी बड़ी उपलब्धियां क्या मानते हैं? 2-3 जो भी आप अपने करियर में मानते हो। लोगों का भरपूर प्यार। तो इतना सम्मान शायद किसी और IAS अफसर को मिला हो जितना कि मुझे मिला लोगों से। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सचिन सिंह ने पूछा है कि आपने कभी खुद से पूछा कि क्या मेरी लड़ाई बेकार जा रही है, और ऐसी स्थिति में आपने खुद को कैसे संभाला? मैंने लड़ाई लड़ी है ये समझते हुए और जानते हुए कि ये लड़ाई बेकार जाएगी। तो कभी ये नहीं थी कि भाई इसका जो है ये अंजाम होगा। अब जैसे जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, पिछले जो 5 महीने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ये था, लोग नहीं जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो मैंने किया 5 महीनों में, बहुत कम की क्षमता थी क्या मैंने किया। और मुझे पता है कि बताइए ना कुछ। नहीं, वो मैंने कहा कि गर्भ में ही रहेगा। नहीं, अपना काम तो आप बताइए। वो गर्भ में ही रहेगा। जैसे ये रेगुलेटरी जॉब होता है, ट्रांसपोर्ट इज अ रेगुलेटरी जॉब, ये गर्भ में ही रहेगा। लेकिन जो भी किया ये जानते हुए कि इनका अंजाम नहीं होगा, ये अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं,
ओवरलोडिंग, अंजाम पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ी। कि ट्रकों पर ओवरलोडिंग ना हो। हाँ, फिर भी लड़ाई लड़ी। ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्रतिरोध नहीं होगा, जुर्म को कुछ रेजिस्टेंस तो मिलना चाहिए ना कहीं। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाएगा सिस्टम। फिजिक्स की पढ़ाई की है आपने? हाँ जी। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये जरूरी है। नॉट दैट द करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल फ्लो, बट रेजिस्टेंस जरूरी है। तो अंतिम 5 महीनों के चरणों में भी ये जानते हुए कि इनिंग्स खत्म हो रही है और शायद पोस्ट रिटायरमेंट के शायद मैं कुछ दरवाजे भी बंद कर दूं, लेकिन उसमें भी ईमानदारी निभाई कि रेजिस्टेंस देकर आना है टू सम ऑफ द एक्ट्स विच आर नॉट होली। अभिषेक लांबा कह रहे हैं कि आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? क्या वो गांधी जी हैं या और भी कोई? और गांधी जी की विचारधारा के बारे में आपके क्या विचार हैं? गांधी जी से मैं सबसे पहले जिनकी जीवनी से मैं प्रभावित हुआ वो गांधी जी थे। और गांधी जी की जब मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित की थी उनका ये कहना कि मेरे अंदर सारे विकार हैं, लेकिन उस विकारों से संघर्ष करना, वो एक सिर्फ दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन। अगर आपके अंदर विकार नहीं है तो आप देव हैं, और आप विकारों का प्रतिकार नहीं कर सकते हो तो आप राक्षस हैं। तो द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस आर 2 थिंग्स, दैट मृत्यु अवश्यंभावी है, यू विल डाई वन डे। रिटायरमेंट की डेट हमें पता होती है, लेकिन मृत्यु की डेट हमें पता नहीं है, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा है हर चीज का किसी भी चीज को हाँ या ना कहना। और विकार आएंगे, जिसके मन में विकार नहीं आते वो मनुष्य नहीं है, वो देव है। और जो प्रतिकार नहीं कर सकता वो राक्षस है। तो दोनों एक्सट्रीम एंड के बीच की परिभाषा मनुष्य है। वो कहाँ पर अपने को रखता है, उसकी कितनी क्षमता है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक अपने को कहाँ तक स्ट्रेच करता है, दैट डिफाइंस बीइंग अ ह्यूमन या मनुष्य। बहुत बढ़िया। शिवम ने पूछा है, पता नहीं आप सोशल मीडिया पर कितने अब सक्रिय हैं, IAS बनने के बाद सोशल मीडिया पर रील्स और यूट्यूब पर फील्ड वर्क की वीडियोस डालना कहाँ तक सही है? कई IAS IPS को आप देखते होंगे कि वो रेड करने गए हैं या ट्रैफिक में लोगों को रोक करके उसका वीडियो बना रहे हैं। नहीं, पब्लिसिटी की दौड़ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अपना कार्य साइलेंटली करना चाहिए, और जहाँ पर आपको लगे, हाँ पब्लिसिटी वहाँ पर ठीक है जहाँ पर आपको लगे कि जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ डिफेंस के तौर पे। आपने अगर एक चीज देखी होगी कि लोग ये आक्षेप मेरे संग भी लगाते, बट ईच स्टेप वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। नहीं तो आप मार दिए जाते। नहीं तो हर किसी को ढोकले पसंद नहीं होते हैं। हाँ जी। तो सेल्फ डिफेंस जो है उस तक की जरूरत है, तो आप बिल्कुल उसको जो है अच्छी नीयत से, अगर पब्लिसिटी हो रही है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको अपने आप को ही प्रमोट करना है तो देन इट सर्व्स नो पर्पस, नो पब्लिक पर्पस। तो ये सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटी तो बिल्कुल भी जो है समाज के लिए अहितकर है। चलिए सर, आपसे मिल करके, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। आपने भी कुछ बातें दिल खोल कर कहीं, कुछ गर्व में रहने दी, पर कुछ इशारे ज़रूर दिए। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर, थैंक यू सो मच। कुलदीप जी। बैठकी के इस एपिसोड में इतना ही। इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कौन सा किस्सा आपको ज़्यादा याद रहेगा, कौन से सवाल अनुत्तरित रह गए? सारी बातें जो भी आप कहना चाहते हैं यूट्यूब कमेंट्स में लिखिए। देखते रहिए दी लैलेंड टॉक। शुक्रिया।